समझाने वाले हैं, सिखाने वाले हैं, वो है आज की क्लास में आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो आपके टीचिंग एग्जाम्स में सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि टीचिंग एग्जाम्स में पेडागोजी का बहुत ही बड़ा रोल होता है। जब आप पेडागोजी को पढ़ते हैं, जब आप दोस्तों पेडागोजी को पढ़ते हैं, तो सीटेट के एग्जाम का अगर मैं पैटर्न देख लूं, अगर मैं सीटेट के एग्जाम का पैटर्न की बात करूं, तो सीटेट के एग्जाम में 30 नंबर का तो सीधे सीधे सीडीपी आता है। 30 नंबर में से अगर मैं बात करूं 30 नंबर में से अगर मैं बात करूं तो 15 नंबर का बाल विकास, 5 नंबर की समावेशी शिक्षा और 10 नंबर की पेडागोजी आती है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं पीआरटी में, तो मैथ आता है, मैथ भी 30 नंबर का, 30 में से 15 नंबर का मैथ और 15 नंबर की पेडागोजी। इसी प्रकार से 30 नंबर का आता है ईवीएस, 30 में से 15 नंबर का ईवीएस और 15 नंबर की पेडागोजी। इसी प्रकार से आता है लैंग्वेज फर्स्ट, जो भी आप भाषा चुनते हैं, जैसे हिंदी चुनते हैं तो 30 नंबर की हिंदी, मैं 15 नंबर की हिंदी और 15 नंबर की पेडागोजी। इसी प्रकार से आपको 30 नंबर में सेकंड लैंग्वेज, यहां आप इंग्लिश या संस्कृत में से कोई एक चुनते हैं, इसे भी 15 नंबर की भाषा और 15 नंबर का आपका क्या आता है, पेडागोजी आता है। तो दोस्तों ये पेडागोजी क्या है, तो सीधा सीधा सा मैं कहूं कि कैसे सिखाया जाता है। तो बच्चे को जैसे गणित पेडागोजी है, तो आप उसे कैसे गणित सिखाएंगे। ईबीएस पेडागोजी, तो ईबीएस आप कैसे सिखाएंगे, जहां टीचिंग एंड लर्निंग की बात आ जाती है, वो पोर्शन आपका पेडागोजी कहा जाने लगता है। वो सभी पोर्शन आपका पेडागोजी कहलाता है, जिसमें हम टीचिंग लर्निंग की बात करने लगते हैं, जहां पर हम टीचिंग लर्निंग की दोस्तों बात करने लग जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बेहतरीन और शानदार सी क्लासें आपके लिए चलेंगी, लगातार आपको ये क्लास उपलब्ध होंगी और इस पर सारे सब्जेक्टों की क्लास आपके लिए उपलब्ध होंगी। तो सभी बच्चे हमारे इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करिए, है ना। सबसे पहले सब्सक्राइब करिए चैनल को, अरिहंत एजुटेक को। क्या करना है आपको, अरिहंत एजुटेक को आपको सब्सक्राइब करना है। और फिर इसके बाद हम आपको एग्जाम पैटर्न के बेस पर कैसा एग्जाम आता है, उसके प्रीवियस क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे और उनके साथ आपको बहुत सारा कंटेंट भी प्रोवाइड कराएंगे। और जैसी जैसी बच्चों की क्वेरी रहेंगी, अगर वो ऑब्जेक्टिव टाइप ज्यादा चाहते हैं या वो थ्योरी कंटेंट ज्यादा चाहते हैं, उसी तरीके से क्लासेस आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो दोस्तों आज की क्लास यहां से शुरुआत होती है, तो आज की क्लास यहां से शुरुआत होती है। तो वेलकम है आपका इस क्लास में, और ये क्लास आपके लिए बहुत ही शानदार क्लास है। तो जो भी बच्चे यहाँ पर लाइव मुझे देख रहे हैं, जो इस क्लास का हिस्सा हैं, जो इस क्लास में मुझे लाइव वॉच कर रहे हैं, वो एक बार सभी विद्यार्थी मुझे बता देंगे, ठीक है। एक बार वो सभी विद्यार्थी बता देंगे मुझे, जो मुझे लाइव वॉच इस क्लास में कर रहे हैं। आप इस क्लास को शेयर भी कर सकते हैं, उन प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंचा सकते हैं जिन विद्यार्थियों की क्लास नीड है। सीटेट वो एग्जाम है जो आपका सभी परीक्षाओं में, चाहे कोई भी टीचिंग परीक्षा हो, उसके लिए बेस है। और ये अगर क्वालिफाइड आप कर लेते हैं, तो आप किसी भी स्टेट में स्टेट एग्जाम देने के लिए, DSSS, KBS, NBS तमाम एग्जाम देने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। प्राइवेट अच्छे स्कूलों में पढ़ाने के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले प्रश्न की। दोस्तों आपकी अगर डिमांड रहेगी कि सर थ्योरी पढ़ाइए, तो मैं आपको थ्योरी भी पढ़ाऊंगा, लेकिन यहां पर मेरी कोशिश आपके लिए क्या है, यहां पर मेरी कोशिश आपके लिए है कि हम कंटेंट को आपको क्वेश्चन बेस कराएं, क्योंकि यूट्यूब पे बच्चे ज्यादातर प्रश्नों को, कंटेंट को कैसे सुनना चाहते हैं, कंटेंट को वो सुनना चाहते हैं क्वेश्चन प्लस उसके साथ कॉन्सेप्ट। जैसे बच्चों मैं यहां पर बात करूं कि बुद्धि लब्धि क्या होती है, तो सबसे पहले बुद्धि लब्धि का समीकरण किसने विकसित किया, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो आपका आंसर हो जाएगा टर्मन। लेकिन मैं बताता हूं कि बुद्धि लब्धि के कॉन्सेप्ट को कैसे समझा जाता है। जैसे आपसे कोई कहे कि सबसे पहले बुद्धि यानी इंटेलिजेंस, आपसे कोई कहे कि इंटेलिजेंस शब्द को किसने दिया, बुद्धि को सबसे पहले किसने समझाया, या बुद्धि, है ना, बुद्धि शब्द किसने दिया, तो गाल्टन ने सबसे पहले बुद्धि शब्द को समझाया। अगर आपसे कोई पूछे कि बुद्धि परीक्षण शब्द सबसे पहले किसने दिया, अगर आपसे कोई पूछे कि बुद्धि
परीक्षण शब्द किसने दिया, यानी इंटेलिजेंस टेस्ट को किसने समझाया। अगर आपसे कोई पूछे कि इंटेलिजेंस टेस्ट को किसने सबसे पहले समझाया, तो आपको बताना है अल्फ्रेड बिने। ये एक फ्रांस के मनोवैज्ञानिक थे, अल्फ्रेड बिने, जिन्होंने बुद्धि परीक्षण पर सबसे पहले काम किया था। क्योंकि बुद्धि को ना तो देखा जा सकता है, ना नापा जा सकता है, ना तोला जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है। बुद्धि को केवल महसूस किया जा सकता है। तो यहां पर बुद्धि परीक्षण होते क्या है, इस बात को समझना अच्छे से। अल्फ्रेड बिने ने इसको समझाया। अगर कोई पूछे कि मानसिक आयु के कॉन्सेप्ट को किसने दिया, अगर कोई पूछे कि मानसिक आयु जिसे हम मेंटल एज कहते हैं, मानसिक आयु जिसे हम मेंटल एज कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को भी देने का श्रेय किसको जाता है, एमए को देने का श्रेय किसको जाता है, अल्फ्रेड बिने को जाता है। किसको जाता है, अल्फ्रेड बिने को जाता है। एमए को समझाने का श्रेय किसको जाता है, अल्फ्रेड बिने को जाता है। अगर मैं बात करूं यहां पर आईक्यू को सबसे पहले किसने समझाया, आईक्यू बराबर एमए बटे सीए, इतना सा कॉन्सेप्ट या अधूरा कॉन्सेप्ट 1912 में सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझाने का श्रेय स्टर्न व कोहलमान को जाता है। किसने समझाया है, स्टर्न व कोहलमान ने समझाया है। समझ रहे हो ना आप जो मैं बता रहा हूं, स्टर्न व कोहलमान ने इसको समझाया है। दूसरा, अगर मैं बात करूं कि इसका संशोधित या वास्तविक रूप जो कि आईक्यू बराबर एमए बटे सीए इंटू 100 होता है, जो वर्तमान में यही यूज होता है, 1916 में इसको देने का श्रेय टर्मन को जाता है, जो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर हैं और आईक्यू परीक्षण के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। इतनी सी बात आपको मेरी समझने, यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर आईक्यू का मतलब इंटेलिजेंस क्वाड्रेंट है, यहां आईक्यू का मतलब इंटेलिजेंस क्वाड्रेंट है, इंटेलिजेंस क्वाड्रेंट है। इसे हम बुद्धि लब्धि कहते हैं, इसे हम बुद्धि लब्धि कहते हैं, इसे हम बुद्धि लब्धि कहते हैं। एमए का मतलब मेंटल एज है, एमए का मतलब मेंटल एज है, जिसे हम मानसिक आयु कहते हैं, जिसे हम मानसिक आयु कहते हैं। और सीए का मतलब यहां क्रोनोलॉजिकल एज है, क्रोनोलॉजिकल एज है। इसके कई नाम हो सकते हैं, इसे सबसे साधारण नाम वास्तविक आयु के नाम से जानते हैं, सबसे साधारण नाम वास्तविक आयु के नाम से जानते हैं। लेकिन इसे तथैदिक आयु, इसे तथैदिक आयु, इसे तथैदिक आयु, इसे जीवंत आयु, इसे जीवंत आयु, या इसी को कालानुक्रमिक एज के नाम से भी जानते हैं। जैसे एक बच्चा 16 साल का है, एक बच्चा 16 साल का है और उसका आईक्यू 75 है, तो उसकी मेंटल एज बताइए। सीए कितना हो गया, 16, आईक्यू कितना हो गया, 75, और आपको निकालना है एमए। क्या आप निकाल लेंगे, बोलिए जल्दी, क्या आप निकाल लेंगे? इतनी छोटी सी बात में आपको दिक्कत तो नहीं होगी, मुझे एक बार कमेंट करके बताओ। देखो दोस्तों, निकालते कैसे हैं इसको, बड़ा सिंपल सा है। जहां पर आईक्यू कॉन्सेप्ट ऐसे रखा जाता है, आईक्यू बराबर एमए बटे सी इंटू 100। हम इसमें सीधा सीधा सा क्या क्या दिया, आईक्यू तो 75 यहां रख लें, एमए पूछा है, एमए को एमए लिखा रहने दो, और सीए दिया है कितना, 16, इंटू कर दो कितना, 25 थी 75, 25 चौक 100, 4 चौक 16 और 4 तिया 12। तो एमए बराबर आपका जो क्वेश्चन का आंसर आया वो 12 आ गया। एमए बराबर जो क्वेश्चन का आपका आंसर आया वो कितना आ गया, 12 आ गया। आप इतना सा समझ लो कि एमए बराबर आपके जो क्वेश्चन का आंसर आया वो कितना आ गया, 12 आ गया। यानी आपका राइट आंसर क्या है, 12 वर्ष है। तो अब देखिए 16 साल का बच्चा 12 वर्ष के बच्चे के तरह मानसिक योग्यता दर्शाता है। तीन ही सिचुएशन बनती है इसमें, जब एमए और सीए का जो संबंध है तीन तरीके से बनता है, एमए सीए, एमए सीए, है ना, एमए सीए और एमए सीए। एमए जब बराबर हो सीए के तो बच्चा औसत है, जब एमए ज्यादा हो सीए से तो बच्चा प्रतिभाशाली है, और जब सीए
ज्यादा हो MA से तो बच्चा और कैसा है, पिछड़ा बालक है, बच्चे का बौद्धिक विकास सही तरीके से नहीं हुआ है, तब बच्चे का बौद्धिक विकास प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैंने इतना सा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया सिर्फ एक क्वेश्चन में, और आप इसका आंसर समझ चुके होंगे, इसलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे सेशन को समझ रहे हो। तो जितने भी बच्चे इस सेशन में पहली बार मेरी क्लास को देख रहे हैं, वो सभी बच्चे इस क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक शेयर करोगे तो ये क्लास प्रमोट होगी, जो आपके लिए भी फायदेमंद होगी। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डेनियल गोलमैन द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है? पहली बात तो ये समझिए कि डेनियल गोलमैन का नाम किसके लिए पूछा जाता है, या डेनियल गोलमैन का नाम किस संदर्भ में लिया जाता है, या डेनियल गोलमैन किसके लिए जाने जाते हैं। आपसे मैंने जो बात कही आप उसको समझ पा रहे हैं? आपको मैं जो बता रहा हूं उसको समझ पा रहे हैं? तो डेनियल गोलमैन ने क्या समझाया? डेनियल गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि को समझाया। हालांकि संवेगात्मक बुद्धि को सबसे पहले सेल्वे और मेयर ने समझाया था, लेकिन सबसे ज्यादा काम किसने किया इमोशनल इंटेलिजेंस पर? डेनियल गोलमैन ने। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या कहती है? इमोशनल इंटेलिजेंस कहती है कि हर व्यक्ति 80% अपनी भावनाओं से सोचता है और 20% तार्किक बुद्धि से सोचता है। 80% भावनाओं से सोचता है और 20% तार्किक, जबकि उल्टा होना चाहिए। हमारा तार्किक बुद्धि को 80% काम करना चाहिए और इमोशंस का प्रयोग केवल 20%, जबकि हमारे हर काम में इमोशंस झलकता है। हम हर काम अपनी खुशी के लिए करना चाहते हैं, लाभ हानि के लिए नहीं करना चाहते, है ना? तो ये समझना आप अच्छे से, मेरी बात को जो मैं बताने जा रहा हूं उस बात पर थोड़ा सा ध्यान देना। डेनियल गोल ने जो इमोशनल इंटेलिजेंस की चर्चा की है, जो इमोशनल इंटेलिजेंस की चर्चा की है, जो इमोशनल इंटेलिजेंस की चर्चा की है, उसमें ये वाला नहीं आता सामाजिक कौशल, स्व जागरूकता, स्व प्रबंधन, स्व सामर्थ्य। ये क्या है? स्व जागरूकता मतलब खुद के बारे में जानना, स्व प्रबंधन मतलब खुद की इच्छाओं पर नियंत्रण, स्व सामर्थ्य मतलब खुद की शक्तियों को पहचानना, लेकिन सामाजिक कौशल इसका पार्ट नहीं। सामाजिक कौशल इसका पार्ट नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को उतने ही बेहतर तरीके से जितना आप इस क्लास से हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए, संवेगात्मक बुद्धि के विकास में आवश्यक कौन सा नहीं है, कौन सा जरूरी नहीं है? संज्ञानात्मक कौशल, मानसिक कौशल, भावात्मक कौशल। मैं आपको बता दूं कि इन्होंने 3 पक्ष बताए हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। किसने? BS ब्लूम ने। लेकिन संवेगात्मक बुद्धि के भी 3 पक्ष बताए गए। जब हमारी भावनाओं का आधार हमारी बुद्धि हो, जब भावनाओं का आधार हमारे भाव हो, जब भावनाओं का आधार हमारे शरीर की क्रियाएं हो, तो इसका कोई सेंस नहीं है यहां पर। ये मार्गांतीकरण शोधन अलग चीज है। ये 3 ये जरूरी है किसके लिए? संवेगात्मक बुद्धि के लिए। ये 3 जरूरी है। कौन सा जरूरी नहीं है? चौथा। अगर आपका मन करे कि सर बता दो चौथा होता क्या है, ये मार्गांतीकरण शोधन होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं, तुमने कभी नाम सुना होगा तुलसीदास जी का, कबीरदास जी का, ऐसे कई उदाहरण। एक स्टोरी है, आप पता लगाना ये स्टोरी किससे रिलेटेड है। एक स्टोरी है कि वो अपनी पत्नी से बड़ा ही प्रेम करते थे। पत्नी एक दिन के लिए मायके चली जाती है और उनसे पत्नी के वियोग के बिना रहा नहीं जाता, और वो एक दिन बाद ही क्या करते हैं, मायके जो पत्नी गई थी स्कूल, उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। मतलब अब बाढ़ आ रही है भयंकर, नदी चढ़ी है कि बरसात का टाइम है, आप नदी में कूद जाते हैं, डेड बॉडी को नाव समझ के पार कर जाते हैं, और घर में पीछे से एंट्री करते हैं, जहां सांप लटक रहा होता है उसे रस्सी समझ के चढ़ जाते हैं और अपनी पत्नी के सामने जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब पत्नी मुझे देखकर सरप्राइज हो जाएगी। वो पत्नी हो जाती है शौक, और वो कहती है कि तुम्हें जितना प्रेम हमसे है, अगर तुम्हें ईश्वर प्राप्ति हो जाए, इतना प्रेम करो कि तुम्हें ईश्वर प्राप्ति हो जाए। भाई उस दिन से ही वो सांसारिक प्रेम को छोड़कर ईश्वर से प्रेम करते हैं। भाई पत्नी की बात लग जाती है, पता है तुम्हें, और लग गई ना
इतिहास रचा दिए जिन जिन की पत्नियों की बात लग गई उनको, ठीक है। तो अब देखो यहां पर ये मार्गांतीकरण क्या है, किसी का क्रोध उत्साह में बदल देना, किसी के नकारात्मक प्रवृत्तियों को सकारात्मक प्रवृत्तियों में बदल देना। जैसे तुमने एक मूवी देखी हुई साला खड़ूस, देखिए उस मूवी में एक मच्छी बेचने वाली लड़की को, बहुत ही गरीब घर की लड़की को, उसका गुस्सा और उसका जुनून देख के एक कोच जो है उसको प्रशिक्षण देता है और उसे अंतरराष्ट्रीय बॉक्सर बना देता है, जबकि उसकी बहन कई सालों से प्रशिक्षण ले रही होती है, वो स्टेट भी नहीं खेल पाती। भाई हर आदमी के अंदर एक अलग जुनून जज्बा होता है और किसी का जज्बा कॉपी नहीं कर सकता कोई। तो याद रखना कि हर इंसान के अंदर कुछ बेहतर क्वालिटी होती है। तो आप मेरी बात समझ पाए हो तो हम आगे चलते हैं। अब आ जाइए, मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा संबंधित संवेग किससे है। पहली बात तो आप समझिए कि मूल प्रवृत्ति होती क्या है। ऐसी प्रवृत्तियां जिनको बदला नहीं जाता, इंसान होने के नाते तुम्हारे अंदर जन्म से आई हैं, बस परिस्थितियों के अनुसार दिखाई देती हैं। मूल प्रवृत्तियों की चर्चा दो व्यक्तियों ने की है, एक विलियम मैकडूगल ने की है और एक एक सिगमंड फ्राइड ने की है। सिगमंड फ्राइड ने मूल प्रवृत्तियों को सकारात्मक और नकारात्मक के आधार पर दो भागों में बांटा है। सकारात्मक मूल प्रवृत्तियों को लाइफ इंस्टिंक्ट कहा है, जीवन मूल प्रवृत्ति कहा है, और नकारात्मक मूल प्रवृत्तियों को मृत्यु मूल प्रवृत्ति है, डेथ इंस्टिंक्ट कहा है। जबकि विलियम मैकडूगल ने इनको 14 प्रकारों में बांटा है। जैसे रस और स्थायी भाव का आपस में संबंध होता है, उसी प्रकार से मूल प्रवृत्ति और संवेग का संबंध होता है। जैसे किसी को क्रोध आता है तो क्रोध उसका संवेग है और क्रोध के साथ लड़ने की इच्छा उसकी मूल प्रवृत्ति है। युद्धोत्साह जिसे कहते हैं, युद्धोत्साह मतलब होता है युद्ध करने की इच्छा। जैसे तुम्हारे अंदर आश्चर्य मूल प्रवृत्ति क्या आता है, संवेग आता है आश्चर्य, तो आपके अंदर जो जानने की इच्छा जो है मूल प्रवृत्ति। जैसे आपको भय आता है तो भागना आपकी मूल प्रवृत्ति है। जब आपको भय लगता है तो भागते हैं। जैसे आप यहां बैठे थे और एक सांप ऐसे ऐसे करके लहराते हुए निकल गया, यहां से पैरों के नीचे से निकल गया, भाई साहब शांति से खड़े थे, हलचल मच गई पूरे शरीर में। संवेग शारीरिक क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं और नकारात्मक संवेग मानसिक क्रियाशीलता को बाधा पहुंचाते हैं। तो आपका जो प्रश्न है वो ये है कि मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा, जब आप जिज्ञासा है, कब जिज्ञासा होती है आपको, जब जानने की इच्छा होती है। जानने की इच्छा कब होती है, जब आप आश्चर्यचकित होते हैं, सरप्राइज होते हैं। तो जहां पर संवेग है, मूल प्रवृत्ति है जिज्ञासा और संवेग है आश्चर्य। संवेग क्या है, आश्चर्य। अगर क्रोध मूल संवेग है तो युद्धोत्साह क्या है, मूल प्रवृत्ति। तो युद्धोत्साह क्या है, मूल प्रवृत्ति। अगर भय संवेग है तो पलायन क्या है, मूल प्रवृत्ति। तो इस तरीके से आपको समझना है कि फादर ऑफ मूल प्रवृत्ति, फादर ऑफ इंस्टिंक्ट किसे कहा जाता है। फादर ऑफ इंस्टिंक्ट जिन्हें मूल प्रवृत्ति का जन्मदाता कहते हैं। मूल प्रवृत्ति का जन्मदाता कहते हैं, फादर ऑफ मूल प्रवृत्ति कहते हैं। और इन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। कितनी, 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। और याद रखना, जितनी मूल प्रवृत्तियां उतने ही संवेग। हर एक मूल प्रवृत्ति के लिए एक संवेग होता है। जैसे हर एक रस के साथ एक स्थायी भाव छुपा होता है, तो यहां पर स्थायी भाव मान लो तुम किसको, मूल प्रवृत्ति को, और रस मान लो संवेग को। और रस का मतलब ये गन्ने का रस, मौसमी का रस नहीं है। आप जानते हो ना वो कौन से रस की बात कर रहे हैं, वीर रस, रौद्र रस, ये सब चीजों की। अब आ जाइए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्पेसिफिक पार्ट से उठाए गए क्वेश्चन है। तो आप कोई भी विद्यार्थी जिसको है ना, अगर कुछ पूछना हो और उनका मन करे कि सर हमें आपसे ये पूछना है, तो आप बिल्कुल बेधड़क होकर क्या कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है, कौन सा इमोशनल इंटेलिजेंस से नहीं मैच करता।
कौन सा संवेगात्मक बुद्धि से मैच नहीं करता? ऑप्शन संवेगों का प्रबंधन, इमोशनल मैनेजमेंट, स्व अभिप्रेरित करना, दूसरों के संवेगों को पहचानना। लेकिन इसमें डी ऑप्शन नहीं बना, है ना। डी ऑप्शन है संवेग उत्पन्न करना, संवेग उत्पन्न करना। ये टाइपिंग मिस्टेक है, संवेग उत्पन्न करना, जो कि गलत है बच्चे। संवेगों को उत्पन्न नहीं किया जा सकता, बस केवल संवेगों का मैनेजमेंट हो सकता है। आपने कभी इमोशनल अत्याचार किया है? इमोशनल अत्याचार का मतलब होता है भावनात्मक रूप से अपने इमोशंस का प्रदर्शन करना। जैसे महिलाएं करती हैं, तुमने देखा होगा, थोड़ा सा ड्रामा, पैसा वैसा लेने हो या धमकाने हो या आदमी को मुर्गा बनाने हो। देखे आपने? नहीं देखे तो भाई साहब शादी वादी हो जाएगी, तुम सब देखोगे हैं। अब देखो यहाँ पर, हालांकि अब तो लड़के और ज्यादा इमोशनल अत्याचार करने लगे हैं, पढ़ाई के नाम पे माता पिता का बिल्कुल पैसा ठग रहे हैं। और कई मतलब 50% से अब बता रहा हूं। मैं शहर में रहता हूँ, हजारों बच्चों में ऑफलाइन पढ़ाता हूँ। मैं वर्तमान की ये कंडीशन देखता हूँ कि बच्चे 3,000 के कपड़े खरीद लाते हैं, 10,000 का फोन, 15,000 का फोन खरीद लाते हैं, लेकिन कोचिंग ढूंढते हैं 500 रुपया वाली कौन से कोने में मिल जाए और हम टाइम पास कर लें। और याद रखना, जिसने जिस चीज को महत्व दिया वही मिला है। पढ़ाई को महत्व नहीं दोगे तो पढ़ाई मिलेगी नहीं। समझ गए? अब देखो दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या उपलब्धि उत्तम उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है? एक अच्छे परीक्षण की क्या विशेषता नहीं होती, आपसे ये प्रश्न है। तो अच्छे परीक्षण की क्या क्या विशेषता होती है और क्या क्या विशेषता नहीं होती, इस बात को आपको क्या करना है, जानना है। तो अच्छे परीक्षण की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं? तो अच्छे परीक्षण की विशेषताएं क्या होती हैं पता आपको? अच्छे परीक्षण की विशेषताओं में अगर मैं बात करूं तो विश्वसनीयता, न्याय संगतता, उपयोगिता, व्यवहारिकता, व्यापकता, ये सारी विशेषताएं हैं अच्छे मूल्यांकन की। और ये आपके एग्जाम में 100% आती हैं। मूल्यांकन चैप्टर से ये 100% आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं कि अच्छे मूल्यांकन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो निम्नलिखित में से क्या उत्तम उपलब्धि परीक्षण की विशेषताएं नहीं है? तो कौन सी उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है? क्या विश्वसनीयता नहीं है, वस्तुनिष्ठता नहीं है, या वैधता नहीं है, लीगल वैलिडिटी, ये अस्पष्टता नहीं होती, नॉट क्लियर विशेषता हो सकती है किसी की, एम्बिगुअस, जिसपे भरोसा ही नहीं किया जा सके, ये कैसे किसी चीज की विशेषता बन सकती है? अस्पष्टता कभी किसी की विशेषता हो सकती, कमी हो सकती, विशेषता नहीं हो सकती। अब पहुंचते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर और इसे समझते हैं। स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल एक व्यक्ति के निम्नलिखित में से किस का मापन करता है? आपने बुद्धि परीक्षण के बहुत सारे पार्ट सुने होंगे। आपने पढ़ा है कभी बुद्धि परीक्षण? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर टर्मन ने बिने के सिद्धांत में संशोधन किया था और एक बुद्धि परीक्षण दिया था। क्या दिया था? इंटेलिजेंस टेस्ट दिया था। एक इंटेलिजेंस टेस्ट दिया था, एक इंटेलिजेंस टेस्ट दिया था, एक बुद्धि परीक्षण दिया था। स्पीयरमैन का बुद्धि संबंधी सिद्धांत किस पर आधारित है? अब इसे समझ लो और डिटेल में अगर समझना चाहो तो स्टैनफोर्ड बिने अगर आपको समझ में नहीं आया तो यहां पर एक चीज मेरे साथ रहो। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बताना है बुद्धि परीक्षण 2 प्रकार के होते हैं। बुद्धि परीक्षण जिसे हम इंटेलिजेंस टेस्ट कहते हैं, इंटेलेक्चुअल टेस्ट भी कह सकते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट भी कह सकते हैं और इसी को हम इंटेलेक्चुअल टेस्ट भी कह सकते हैं। बुद्धि परीक्षण 2 प्रकार के होते हैं। बुद्धि परीक्षण 2 प्रकार के होते हैं। बुद्धि परीक्षण में एक प्रकार कौन सा होता है? सबसे पहला, इसे कहते हैं वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण। इसे कहते हैं वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिक का मतलब होता है एक बार में एक व्यक्ति की बुद्धि परीक्षा लिया जाए। ऐसा बुद्धि परीक्षण जिसमें एक बार में ही एक व्यक्ति की बुद्धि परीक्षा ली जाए, एक बार में ही एक व्यक्ति की बुद्धि परीक्षा ली जाए, उसे हम व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। और जब बहुत सारे व्यक्तियों की एक साथ परीक्षा ली जाए तो उसे सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं, उसे सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं,
उसे सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं, उसे सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। तो एक बार में एक व्यक्ति की बुद्धि परीक्षा और एक बार में बहुत सारे व्यक्तियों की बुद्धि परीक्षा। अब इसमें भी दो प्रकार, एक बार में एक व्यक्ति की बुद्धि परीक्षा लेकिन पढ़े लिखे व्यक्ति की बुद्धि परीक्षा, एक बार में एक व्यक्ति की परीक्षा लेकिन बिना पढ़े लिखे व्यक्ति की बुद्धि परीक्षा। तो इसे कहेंगे व्यक्तिक भाषाई बुद्धि परीक्षण। क्या कहेंगे इसको? व्यक्तिक भाषाई बुद्धि परीक्षण, व्यक्तिक भाषाई बुद्धि परीक्षण। और इसे कहेंगे व्यक्तिक क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, इसे कहेंगे व्यक्तिक क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, व्यक्तिक क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, व्यक्तिक क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। पढ़े लिखे व्यक्तियों का बुद्धि परीक्षण और बिना पढ़े लिखे व्यक्ति जिनमें किताबी ज्ञान नहीं होता, क्या उनमें बुद्धि नहीं होती? होती है। उनका एक्टिविटी का टेस्ट लिया जाता है, उनके एक्टिविटी का टेस्ट लिया जाता है। ऐसे ही समूह में होगा तो सामूहिक भाषाई बुद्धि परीक्षण, सामूहिक भाषाई बुद्धि परीक्षण, सामूहिक भाषाई बुद्धि परीक्षण और सामूहिक क्रियात्मक 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 बुद्धि परीक्षण। इनके उदाहरण भी होते हैं, जैसे बिने साइमन परीक्षण, जैसे बिने साइमन परीक्षण। दूसरा होता है स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय का नाम है और बिने के परीक्षण में टर्मन ने संशोधन किया था, इसलिए इस परीक्षण को स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण के नाम से जाना जाता है। अब आता है क्रियात्मक परीक्षण। इसमें क्या आते हैं? इसमें आता है पोर्टियस का भूल भुलैया परीक्षण, पोर्टियस का भूल भुलैया परीक्षण, पोर्टियस का भूल भुलैया परीक्षण। दूसरा स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, सॉरी स्टैनफोर्ड बिने नहीं, इसको कहते हैं बैचलर वैल्यूम परीक्षण, बैचलर वैल्यूब परीक्षण, बैचलर वैल्यूब परीक्षण, बैचलर वैल्यूब परीक्षण। सामूहिक भाषाई बुद्धि परीक्षण में क्या आता है? सामूहिक भाषाई बुद्धि परीक्षण में जो आता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे कहते हैं आर्मी अल्फा परीक्षण, इसे कहते हैं आर्मी अल्फा परीक्षण, अल्फा परीक्षण। दूसरा सेना का सामान्य वर्गीकरण परीक्षण, सेना का सामान्य वर्गीकरण परीक्षण, सेना का सामान्य वर्गीकरण परीक्षण, सेना का सामान्य वर्गीकरण परीक्षण। और सामूहिक क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण में क्या आता है? तो सामूहिक क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण में आता है आर्मी बीटा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण। और दूसरा आता है शिकागो का क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, शिकागो का क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, शिकागो का क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, शिकागो का क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ये शब्दावली पर विशेष ध्यान देना है और बहुत ही इंपोर्टेंट आपके क्वेश्चन इस पार्ट से आपके लिए बनते हैं। तो जो भी मेरे प्यारे विद्यार्थी यहां पर मेरी क्लास को लाइव देख रहे हैं, जो इस क्लास का हिस्सा है, तो मैं आपको बता दूं ये चैनल इनिशियल स्टेज में है, लेकिन आपका दायित्व है कि इसका सपोर्ट करके आप इसे बेहतर बनाएं, क्योंकि ब्रांड में कोई कमी नहीं है ना टीचर में। हर सब्जेक्ट का एक बेस्ट टीचर आपके साथ है, बस इसको बेहतर बनाना है, आपका साथ उसके लिए चाहिए होगा। ठीक है, तो चलिए, तो ये सारी चीज मैंने आपको बताई कि बुद्धि परीक्षण कैसे कैसे होते। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो आपके लिए काफी उपयोगी रहेगा, जो आपके लिए काफी उपयोगी रहेगा। आप सभी विद्यार्थी चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
इस प्रकार से ये बात कंप्लीट मेरी होती है। अब हम पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और प्रश्न नंबर कितना था? अब हम पहुंचते हैं कि स्पीयरमैन का बुद्धि संबंधी सिद्धांत। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कितने बुद्धि सिद्धांत हैं, कितने बुद्धि सिद्धांत होते हैं। तो बताइए कितने बुद्धि सिद्धांत होते हैं, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। पहली बात तो बुद्धि सिद्धांत अगर आपसे कोई पूछ ले कि एक तत्व सिद्धांत किसने दिया, तो आपको बताना है अल्फ्रेड विने ने दिया। किसने दिया इसे? अल्फ्रेड विने ने दिया। कहते हैं बुद्धि एक कारक से मिलकर बनी है, बुद्धि द्वि कारक से, दो कारक जी कारक और एस कारक, जर्नल मेंटल एबिलिटी और स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी। इसको समझाने का श्रेय स्पीयरमैन को जाता है, इसको समझाने का श्रेय स्पीयरमैन को जाता है। फिर आयामी सिद्धांत इसे जेपी गिलफोर्ड ने समझाया था। किसने? जेपी गिलफोर्ड ने इसको समझाया था, इसे जेपी गिलफोर्ड ने समझाया था। और बहुतत्व सिद्धांत इसे, देखो बहुतत्व और बहुकारक बहुआयामी अलग अलग हैं। मैं अभी बताता हूं। बहुतत्व सिद्धांत की अगर बात आती है तो इसमें थार्नडाइक का नाम आता है, क्योंकि बहुतत्व सिद्धांत को थार्नडाइक ने दिया। बहुकारक या बहुआयामी शब्द होता है तो हार्वर्ड गार्डनर इसकी देन होता है। तो स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था जी और एस कारक। जी मतलब जर्नल मेंटल एबिलिटी और स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी। जर्नल मेंटल एबिलिटी, जो क्षमता तुम में जन्म से आई है वो जर्नल मेंटल एबिलिटी, और जो क्षमता तुम में वातावरण की देन है वो क्षमता आपकी स्पेसिफिक एबिलिटी कहलाती है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको पूरे बुद्धि के सिद्धांत बता देता हूं। ये जो बुद्धि के सिद्धांत हैं वो सारे बुद्धि के सिद्धांत आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि बुद्धि के सिद्धांत हैं कौन कौन से। बुद्धि के सिद्धांत आपको सिर्फ बताना है कौन सा किसने दिया है। जैसे मैंने कहा बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसकी देन है, यूनिफैक्टर थ्योरी, एक कारक सिद्धांत किसकी देन है। तो आप कमेंट में इसका जवाब दे सकते हैं अगर आपको पता है। अगर मैंने कहा बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसकी देन है, दो कारक मतलब जी और एस कारक, कौन से? जी और एस कारक, द्विकारक सिद्धांत किसकी देन है? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे? अगर आपसे कहा जाए त्रिकारक सिद्धांत कौन सा है, अगर आपसे कहें त्रिकारक सिद्धांत कौन सा है, त्रिकारक मतलब जी प्लस एस को जोड़कर दूसरा क्या है, सामूहिक कारक नाम दिया, ये सिद्धांत किसकी देन है? एक आता है त्रिआयामी सिद्धांत किसकी देन है। आपसे पूछा जाता है त्रिआयामी सिद्धांत किसकी देन है, आपको बताना है त्रिआयामी, थ्री डायमेंशियल इंटेलिजेंस थ्योरी। अगर आपसे दोस्तों यहां पर पूछ लिया जाए कि त्रिचापीय, त्रिचापीय, त्रिचापीय का मतलब होता है ट्राई आर्की थ्योरी, इसे कहते हैं ट्राई आर्की थ्योरी। अगर दोस्तों मैं यहां पर और बेहतर बात करूं तो त्रिचापी के अलावा अगर आप बात करता हूं तो यहां पर आता है प्रतिदर्श का सिद्धांत, जिसे हम सैंपलिंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। सैंपलिंग थ्योरी, प्रतिदर्श सिद्धांत, न्यायदर्श सिद्धांत या वर्ग घटक सिद्धांत या सैंपलिंग थ्योरी के नाम से हम इसे जानते हैं। इसे किसने दिया? अब ऐसे ही और सिद्धांत भी हैं, जैसे अगर आपसे कहें कि बहुकारक सिद्धांत किसने दिया, अगर आपसे कहें बहुकारक सिद्धांत किसकी देन है, तो आप बता पाएंगे किसकी देन है बहुकारक सिद्धांत? अगर आपसे पूछे कि समूह कारक सिद्धांत किसकी देन है, तो आप बता पाएंगे कि समूह कारक सिद्धांत किसकी देन है? ये सारे बुद्धि के ही सिद्धांत हैं। कितने बच्चों ने इन्हें पढ़ा है? ऐसे ही एक होता है बहुआयामी सिद्धांत। कौन सा? बहुआयामी सिद्धांत, जिसे कहते हैं पॉली डायमेंशियल इंटेलिजेंस, या इसी को बहुबुद्धि सिद्धांत भी कहते हैं। इसी को बहुबुद्धि सिद्धांत कहते हैं, इसी को बहुबुद्धि सिद्धांत कहते हैं, इसी को बहुबुद्धि सिद्धांत भी। अगर मैं आपसे यहां पूछूं कि फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइट थ्योरी किसकी देन है, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड थ्योरी किसकी देन है ना? अगर आपसे पूछें कि हेरार्किकल इंटेलिजेंस हेरार्की या पदानुक्रमिक सिद्धांत किसकी देन है, पदानुक्रमिक सिद्धांत किसकी देन है, पदानुक्रमिक सिद्धांत किसकी देन? इतने सारे सिद्धांत आपसे मैं पूछ रहा हूं,
कि ये किसने कौन सा दिया, क्या आप बता पाएंगे? मैं आपको बताता हूं, अगर आप नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको लिख के बताता हूं। एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड बिने की देन है। एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड बिने की देन है। द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन की देन है। द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन की देन है। त्रिकारक सिद्धांत भी स्पीयरमैन द्वारा दिया गया, लेकिन यह असफल सिद्धांत है। त्रिआयामी सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया सिद्धांत है। जेपी गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया सिद्धांत है। त्रिचापी सिद्धांत, जिसे हमने क्या बोला, स्टर्नबर्ग ने इसको दिया है, इसे स्टर्नबर्ग ने दिया है। प्रतिदर्श का सिद्धांत इसे थॉमसन ने दिया है। प्रतिदर्श का सिद्धांत इसे थॉमसन ने दिया है। बहुकारक सिद्धांत इसे थार्नडाइक ने दिया है, इसे थार्नडाइक ने दिया है। बहुसमूह कारक सिद्धांत इसे किसने दिया है? थर्स्टन ने दिया है। कैली व थर्स्टन ने दिया है। कैली व थर्स्टन ने दिया है। बहुआयामी सिद्धांत जिसे जेपी गिलफोर्ड ने दिया, सॉरी, बहुआयामी सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। दूसरी, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइन आरबी कैटल ने दिया है, इसे आरबी कैटल ने दिया है। और पदानुक्रमिक सिद्धांत जिसे हम कहते हैं, इसे किसने दिया? बर्ट एवं बर्नन ने दिया है। अब आपको बताओ कि ऐसे अगर आपने नाम याद इतने आपके हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन गलत होगा क्या? इतने सारी थ्योरी अगर दोस्तों आपको याद हो तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई क्वेश्चन भी बनेगा जो आपका, है ना, ऐसा भी कोई क्वेश्चन होगा जिसे आप बना ना सकें। बताओ, इतनी सारी थ्योरी पढ़ने के बाद क्या आपसे क्वेश्चन गलत हो सकता है? तो भाई एक बार स्क्रीनशॉट ले लो मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों, जो भी इस सेशन का हिस्सा है। अगर आपको लगता है कि सर थ्योरी की नीड है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको थ्योरी पढ़ा दूंगा। मुझे थ्योरी पढ़ाने में भी कोई परहेज नहीं है, मैं आपको थ्योरी पढ़ा दूंगा बिंदास, यूट्यूब पे भी पढ़ा दूंगा। मुझे नहीं लगता कंटेंट का चोरी का डर है ना। कई टीचर कहते हैं कंटेंट चोरी हो जाएगा, हमने थोड़ी बनाओ कंटेंट तो पहले से हार्वर्ड गार्डनर ने जो दिया वही तो दिया, हमने थोड़ी दिया है? अब देखो, तो अगर आपको यहां पर कोई भी दिक्कत है तो आप क्या कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। ये आपके सारे बुद्धि के क्या हैं? सिद्धांत हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं किस पे? ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आपका प्रश्न कहता है, किसने संवेगात्मक बुद्धि का संप्रत्यय सबसे पहले दिया? किसने संवेगात्मक बुद्धि का कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया? किसने संवेगात्मक बुद्धि का कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया? देखो, कॉन्सेप्ट संवेगात्मक बुद्धि का, इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे पहले दिया था सेल्वे व मेयर ने, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस हुए थे डेनियल गोलमैन, है ना। अगर पहली बार कहें तो आंसर सेल्वे और मेयर है। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सबसे ज्यादा फेमस कौन है, सबसे ज्यादा इस पर काम किसने किया, तो आपका नाम डेनियल गोलमैन है। समझ गए? अगर यहां तक कोई कष्ट है तो मुझे एक बार कमेंट कर दो। बिने साइमन परीक्षण मापन किया जाता है कैसे? बिने साइमन परीक्षण मापन किया जाता है, मेजरमेंट इज डन बाय बिने साइमन। पहली बात तो आपको बताना है कि बिने ने 1905 में एक बुद्धि परीक्षण किया, 1908 में आकर साइमन ने इनका सहयोग किया, 1911 में आकर टर्मन ने इनके और परिवर्तन कर दिया। तो अगर देखा जाए तो बिने के साथ उनके शिष्य साइमन ने प्रयोग किया था बुद्धि परीक्षण पर, इसलिए उस सिद्धांत को बिने साइमन परीक्षण के नाम से जाना जाता है। अब आपको समझना क्या है, बिने साइमन परीक्षण किससे संबंधित है? तो सीधी सी बात, बुद्धि परीक्षण है। ये दो तो हो नहीं सकते, ऑप्शन कट गए। कभी कभी ऑप्शन हम देखकर ही हटा देते हैं, क्योंकि हमारी इतनी समझ, इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है कि कौन सा आंसर बन सकता है और कौन सा आंसर बनने के काबिल ही नहीं है, कौन सा आंसर बनने के काबिल ही नहीं है। इस बात को आपको जानना है तो आपका आंसर है सामान्य बौद्धिक योग्यता,
यानी कह सकते हैं सामान्य बौद्धिक योग्यता से इसका कनेक्शन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि क्या होती है? बुद्धि लब्धि कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र होता है IQ बराबर MA/CA इंटू 100, MA/CA इंटू 100। ये बुद्धि का क्या है? एक सूत्र है। IQ बराबर MA/CA इंटू 100, ये आपके IQ का क्या है? एक सूत्र है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन क्या है कि पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि क्या होती है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो बच्चे होते हैं IQ वगैरह जिनका आप निकालते हैं, अगर 140 से ऊपर आता है तो प्रतिभाशाली है, 90 से 110 के बीच आता है तो औसत है, 90 से 70 के बीच में आता है तो पिछड़े हैं, 70 से कम आता है तो मंदबुद्धि है, और अगर बहुत ही कम आता है, 70 से कैसे कम आता है? देखो भाई, अगर 50 से 70 के बीच में किसी का IQ है, या 25 से 50 के बीच में किसी का IQ है, या 0 से 25 के बीच में किसी का IQ है, तो भैया 50 तक कौन, 70 तक कौन माने जाते हैं? इन्हें कहते हैं मूर्ख बालक। क्या कहते हैं? मूर्ख, मॉरन। और अगर इतना है तो इसे कहते हैं मूढ़ बालक। मूढ़ मतलब होता है इम्बेसाइल। क्या होता है? इम्बेसाइल। जड़ बालक से कहते हैं इडियट। क्या कहते हैं बच्चों? इसको इडियट कहते हैं। इसको हम इडियट कहते हैं, इतना सा आप समझ लो भाई, इसको आप समझ लो, इडियट कहते हैं। तो आपने क्या सीखा, समझा? ऐसे बच्चे जिनका बौद्धिक व्यवहार लगभग 6-7 वर्ष के बच्चे के तरह होता है, उसे हम मूर्ख कहते हैं, मॉरन कहते हैं। इनको अगर हम ट्रेनिंग दे दें तो ये मजदूरी कर सकते हैं, ज्यादा बड़े काम नहीं कर पाएंगे, बुद्धि ज्यादा होती नहीं है, पर मजदूरी छोटे मोटे काम कर लेंगे। सुधार करना चाहे तो छोटा मोटा सुधार भी हो जाएगा इनके बिहेव में। मूर्ख अच्छे होते हैं, समझ लो। मूढ़ कौन से होते हैं? जिनका बौद्धिक व्यवहार 4-4.5 साल के बच्चे की तरह होता है, और इन्हें तुम सुधार नहीं सकते। ये दिनचर्या के काम जैसे नहाना खाना तो कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा आप इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर मैं बात करूं जड़ बुद्धि, ये जड़ क्या होते हैं? अगर जड़ की मैं बात करूं तो ऐसे बच्चे होते हैं जिनको सुधारना ब्रह्मा जी के भी बस में नहीं है। ये 2 साल से भी कम बच्चे की तरह बौद्धिक व्यवहार करते हैं। ये दिनचर्या के काम भी नहीं कर सकते। अगर तुमसे मजाक में कोई कह दे इडियट, समझ लो दुनिया की सबसे बड़ी गाली दे दी जाने। क्योंकि इडियट कौन होते हैं? महामूर्ख, मूर्खों के भी सरताज बादशाह। और जो मूर्ख होते हैं कभी कभी इनमें कुछ बीमारियां भी पाई जाती हैं। जैसे आपने कुछ बीमारियों के नाम भी पढ़े होंगे। मैं क्वेश्चन तो सिंपल है, इस अगर क्वेश्चन का आंसर समझना, पिछड़े बालक कब होते हैं? तो जिनका 80 से 90 के बीच में है ना, इस 70 से कम हो जाते हैं वो मंदबुद्धि होते हैं, पिछड़े नहीं कहते पर उनको। इनमें जो मंदबुद्धि होते हैं ना, जो इडियट होते हैं, इनकी बीमारियां होती हैं जैसे मंगोलिज्म। जैसे मंगोलिज्म सुना है कभी? जैसे मंगोलिज्म, जैसे क्रेटेनिज्म, जैसे क्रेटेनिज्म, जैसे हाइड्रोसेफेली, जैसे हाइड्रोसेफेली, जैसे हाइड्रोसेफेली, और जैसे माइक्रोसेफेली, जैसे माइक्रोसेफेली। अब आप सुनिएगा ध्यान से, मंगोलिज्म क्या होता है? आपने गुणसूत्र सुने होंगे, जोड़ों में पाए जाते हैं, 23 जोड़ी होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर इसमें से 21वां जोड़ा ओवरलेप हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, तो एक मंदबुद्धि बच्चा पैदा होता है, जिसका माथा आगे की ओर निकला होता है, कान बड़े बड़े होते हैं, आंखें छोटी छोटी होती हैं, नाक चपटी होती है, बहुत अजीब सी शक्ल, भयानक सी शक्ल होती है, और ये सही मंगोलिया जाति के लोगों की तरह लगते हैं, इसलिए इसका नाम मंगोलिज्म रखा गया है। जबकि इस बीमारी का नाम डाउन सिंड्रोम होता है। क्या होता है? डाउन सिंड्रोम होता है। अगर मैं बात करूं क्रेटिनिज्म, थायरॉक्सी हार्मोन का, थायराइड ग्रंथि के थायरोक्सिन हार्मोन के कम स्रावन के कारण व्यक्ति की हाइट 3 फुट से भी कम रह जाती है।
देखे बोना होते हैं, बोना 3 फुट से भी कम रह जाती। किसके कारण? थायराइड ग्रंथि के थायरोक्सिन हार्मोन के कम स्रावण के कारण उनकी हाइट रुक जाती है। ये भी मंदबुद्धि होते हैं। ये इडियट की कैटेगरी बता रहा हूं मैं, इडियट वाले व्यक्तियों में ये बीमारियां होती हैं। एक होता है हाइड्रोसेफेली, एक माइक्रो, एक होता है CSF, आपने सुना है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अगर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड ज्यादा स्रावित हो जाए तो इंसान का सर बड़ा हो जाता है, ऐसे पानी भर जाता है सर में, 28 इंच की पर्दी वाला बहुत बड़ा सर हो जाता है शरीर की। तुमने देखे कई लोग बीमारियों देखे होंगे, ये बच्चों के सर इतने बड़े बड़े होते हैं, ये वाला पार्ट, उसे कहते हैं हाइड्रोसेफेली। अगर CSF का हार्मोन स्रावन बिल्कुल ना हो या ना के बराबर हो तो ये वाला सर रह जाता है बिल्कुल छोटा सा, ये वाला पार्ट, ये सर इसे कहते हैं, इसको नहीं कहते, इसे चेहरा कहते हैं। ये वाला पार्ट छोटा रह जाता है, उसे कहते हैं माइक्रोसेफेली। उसका सही चेहरा बंदर जैसा लगता है, क्योंकि बंदर का भी ये बिल्कुल छोटा होता है और ये वाला पार्ट बड़ा होता है, ऐसा चेहरा लगता है बंदर जैसा। ये भी मंदबुद्धि होते हैं। तो इसका मतलब ये क्या कहना हुआ मेरा, इस बात को आप समझना। हाँ जी, इसका मेरा कहना हुआ कि कितने आपको समझना है कि ये सारी चीजें है ना इस तरीके से होती हैं। अब देखिए, गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कौन सा आयाम नहीं है, कौन सा आयाम नहीं है जो जेपी गिलफोर्ड ने दिया है, उनमें कौन सा नहीं आता? जेपी गिलफोर्ड के मॉडल में कौन सा नहीं आता? जेपी गिलफोर्ड के मॉडल में कौन सा नहीं आता? जेपी गिलफोर्ड के मॉडल में कौन सा नहीं आता? इतना सा आपको क्या करना है दोस्तों, बताना है। तो जेपी गिलफोर्ड ने 3 बताए थे, संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद, ये 3 बताए थे। संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद, ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट, CPU। तो देखो, प्रक्रिया को संक्रिया कह रहे हैं, अंतर वस्तु विषय वस्तु को कह रहे हैं, परिणाम उत्पाद को कह रहे हैं। ये तीनों होते हैं। क्या नहीं होता? विशिष्ट तत्व नहीं होता। सो आंसर निकल आया। अब इनका मॉडल होता है कैसा? ऐसा होता है इनका मॉडल। इनका मॉडल जो इन्होंने बनाया है वो कुछ इस टाइप का होता है भाई साहब, है ना, इस टाइप का मॉडल होता है। आप समझना बड़े अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा। अब आपको सीखना क्या है, इनमें जो डब्बा डब्बा से दिखाई दे रहे हैं ना, 120 डब्बा होते हैं। COP, 5C, ये 4 और ये 5, गुणा करो कितने हो गए? 120। तो ये टोटल कोषों की संख्या सबसे पहले बताई थी 120। बाद में एक संशोधन हुआ, ये 5, इसमें एक जोड़ दिया गया 5, फिर ये 5, 150 हुए। फिर एक संशोधन हुआ इसमें, इसमें एक संशोधन हुआ, इसमें एक छो के 6 हो गए, फिर ये 5 और फिर ये 5, तो टोटल कितने हो गए? 180। वर्तमान में कोषों की संख्या 180 बताई गई है। लेकिन क्वेश्चन हमेशा ये वाला पूछा जाता है आपके एग्जाम में, क्योंकि ये संशोधन लिखा हो तो ही बताना है, वरना आपको ये संशोधित रूपों को नहीं बताना है। इतनी सी बात आपको बतानी है। अगर आपको समझ में आ गई हो मेरी बात तो आप बता दो कि भाई बढ़िया तरीके से समझ में आई या नहीं आई। भाई जो बच्चे न्यू स्टूडेंट यहाँ पर जुड़ते जा रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बना होगा जो आपने मुझसे इन क्लासों में सुना ना हो। क्योंकि एक बात बताओ, पेपर बनाने वाले जो बुढ़ऊ आदमी हैं, हम भरी जवानी में ना पढ़ा पे तो बुढ़ापे में तुमसे पूछ रहे हैं, बिना तो 20 साल पढ़ाए छोड़े, पढ़ाना छोड़े हो गए, जो पेपर बना रहे हैं। कॉलेज में कौन ससुर का नाती पढ़ाता है? पढ़ाता है कोई क्या? तुम भी तो पढ़ते हो, कहाँ पढ़ाता है कोई? तो उनकी नॉलेज तो, इसलिए तुम्हें भरोसा रखना है कि तुम जो पढ़ रहे हो वो बढ़िया है। ठीक है, तुम जो पढ़ रहे हो वो बढ़िया है। सामान्य बालक का बुद्धि लब्धि स्तर क्या होता है? तो आपको मैं बता दूं 110 तक होता है। कितना? 90 से 110 होता है। ये सामान्य बौद्धिक स्तर या सामान्य IQ स्तर उसका माना जाता है। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, रुचि आदि के भिन्नता के आधार पर अलग है। मतलब आपने 2 शब्द सुने होंगे कि व्यक्ति अलग कैसे होता है। एक होता है इंटर
पर्सनल इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंटरपर्सनल इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इसे कहते हैं अंतर व्यक्तिगत भिन्नता। और एक होता है इंट्रापर्सनल इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अब आपको यह समझना है कि व्यक्ति दो तरीके से अलग अलग होता है। जब हमारी तुलना आप किसी व्यक्ति से करो, जैसे आप कहो कि सर आप वो मैडम से नहीं अच्छा नहीं पढ़ाते, है ना। अब हमारी दो व्यक्तियों की योग्यताओं की तुलना जब हो जाए तो इंटरपर्सनल डिफरेंसेस कहलाता है। लेकिन आप मुझसे ये बोलो कि सर आप जो है ना, आप पढ़ाते बहुत अच्छा है, दिखते इतना अच्छा नहीं है। अब मेरी दो योग्यता हो गई, एक दिखना यानी कि मेरी बॉडी लैंग्वेज, और दूसरा मेरा पढ़ाना। तो पढ़ाना तुम्हें अच्छा लग रहा है बॉडी लैंग्वेज की तुलना में, इसका मतलब मेरे ही दो गुणों के बीच में अगर तुलना करके अंतर किया जाए तो उसे इंट्रापर्सनल कहते हैं, और जब किसी दूसरे व्यक्ति से तुलना की जाए तो इसे इंटरपर्सनल इंडिविजुअल डिफरेंसेस। लेकिन आपने जुड़वा बच्चे देखे होंगे जिनमें ये कॉन्सेप्ट बदल जाता है। और जुड़वा बच्चे दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, एक होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, एक होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, और एक होते हैं फैटर्नल ट्विंस, एक होते हैं फैटर्नल ट्विंस, एक होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस और एक होते हैं फैटर्नल ट्विंस। अंतर क्या है? समरूपी जुड़वा और विषमरूपी जुड़वा। ये समरूपी जुड़वा क्या होते हैं? जब एक समय में एक ही मां के गर्भ से जब बच्चा पैदा होते हैं सेम टाइम में दो या दो से अधिक, तो उसे ट्वाइंस या दो ही होते हैं। वैसे तो फराह खान जैसे ऑप्शन अलग बात है ठीक है, 3 बच्चे हुए थे उनको। 2 बच्चे जब पैदा होते हैं तो उसे जुड़वा कहते हैं। लेकिन जुड़वा 2 टाइप के होते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस का मतलब है कि ओवम जाइगोट बनते समय 2 भागों में टूट जाए एक ही ओवम, तो हूबहू 2 बच्चे पैदा होते हैं, उसे आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। उनके जेंडर भी समान होते हैं और वो दिखते भी समान हैं। क्या कहते हैं उन्हें? आइडेंटिकल ट्विंस। लेकिन फिर भी वो एक जैसे नहीं होते। न्यूमैन, फ्रीमैन, हॉलजिंगर ने कहा है कि संसार के कोई भी 2 व्यक्ति पूरी तरह से एक जैसे नहीं हो सकते। अगर उनकी शारीरिक समानताएं तो बौद्धिक, मानसिक, संज्ञानात्मक समानताओं में अंतर होगा ही होगा। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं कि एक समय में 2 ओवम फर्टिलाइज हो जाएं, तो 2 अंडाणु एक समय में फर्टिलाइज हो जाते हैं तो 2 बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन वो जुड़वा कैसे होते हैं? विषम रूपी जुड़वा। हो सकता है कि एक लड़का हो एक लड़की हो, तो उनके कुछ भी आपस में मैच ना करें। तो ऐसी चीजें आपको समझना है, वो होते हैं फैटर्नल ट्विंस। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं, है ना। ज्यादा तो नहीं हो रहा, ज्ञान उतना ही देना चाहिए जितना झिले ऐसा तो नहीं मैं ज्यादा ज्ञान दे गया हूं। अब देखो, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, रुचि आदि के आधार पर भिन्न होते हैं। इसी को हम व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं, इसी को हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस। भगवान के पास कितने सारे मॉडल थे, हम में से सारे मॉडल अलग अलग हैं। करोड़ों, 1 अरब 40 करोड़ लोगों में देखेंगे तो 2-4 के थोड़े बहुत बाहरी पार्ट एक जैसे लग सकते हैं, इसके बाद सारी भिन्नताएं हैं। सोचो कितने मॉडल हैं। अब देखो, बुद्धि का बाह्य तत्व जो मानसिक योग्यताओं सामान्य रूप से संबंधित रहता है, परिभाषा इस शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक खोज प्रतिष्ठा करती है। ये किसने कहा था? बुद्धि वह तत्व है जो सब मानसिक योग्यताओं के रूप में पाई जाती है, यह कहना था काल्सनिक का। बहुत सारी बुद्धि की परिभाषाएं आपने सुनी होंगी। बुद्धि कार्य करने की विधि है, बुद्धि तर्क करने की योग्यता है, बुद्धि कोई एक योग्यता क्षमता नहीं है बल्कि बहुत सारी योग्यता क्षमताओं का योग है बुद्धि। ऐसी बहुत सारी परिभाषाएं आपने सुनी। गोलमैन का नाम किसके लिए जाना जाता है? आपने कई बार मेरे मुंह से आज ये 4-5वीं बार आप सुन रहे होंगे कि गोलमैन का संबंध किससे है। तो डेनियल गोलमैन का संबंध किससे है? संवेगात्मक बुद्धि से है।
यही वो आदमी है जो दुनिया की सबसे सही बात किया गया, कहता है 80% भावनाओं से सोचता है आदमी, जो कि सोचना नहीं चाहिए इतना। अब देखो संवेगात्मक बुद्धि से क्या संबंध है? संवेगों को पहचानने की क्षमता, बिल्कुल। संवेगों को समझने की क्षमता, संवेगों पर नियंत्रण करने की क्षमता, बिल्कुल। अगर तुम बता इमोशनल इमोशनल डिसबैलेंस व्यक्ति को कोई पसंद करता है? कभी देखा हीरो ऐसा और रो रहा बैठ गए, अच्छा लगता है हीरो रोते हुए? नहीं ना। आप हीरो किसे मानते हैं? जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करता है, हिम्मत को बनाए रखता है। तो भाई आप किस व्यक्ति को अच्छा मानते हैं? जिसमें इमोशनल स्टेबिलिटी हो, जो तुरंत भावुक ना होता हो, और ऐसा भी नहीं हो कि बिल्कुल पत्थर दे रहो। इंसान है तो इंसान तो रहे ना वो। तो ये बात आपको समझना है। अब आता है क्वेश्चन, संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों? संवेगात्मक बुद्धि लब्धि अधिक महत्वपूर्ण है, ये बात डेनियल गोलमैन ने ही कही है। अब हम इसके अलावा जाते हैं, कुछ लोग नए लोगों से आसानी से समायोजित हो जाते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है? आसानी से समायोजित इसलिए कर लेते हैं क्योंकि उनमें एक दूसरे की भावनाओं को समझने, यानी संवेगात्मक बुद्धि उनमें होती है। उनके अंदर इमोशनल ऐसा होता है कि वो दूसरे को समझ सकते हैं। संवेगात्मक बुद्धि से कौन सा संबंधित नहीं? आज थोड़ी इमोशंस की बातें ज्यादा हो गई, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के सेशन में इमोशनल इंटेलिजेंस से कुछ ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए गए। मुझे ऐसा लग रहा है कि इमोशनल इंटेलिजेंस से आज के सेशन में कुछ ज्यादा प्रश्न हो गए। इमोशनल इंटेलिजेंस से आज के सेशन में कुछ ज्यादा प्रश्न हो गए। तो बताइए मुझे, जो भी बच्चा यहां लाइव देख रहा है, मुझे संवेगों को समझना होता है, अभिव्यक्त करना भी होता है, जागृत करना नहीं होता। कंट्रोल करना सब कुछ होता है, इमोशंस को जागृत करना इमोशंस का काम, संवेगात्मक बुद्धि का काम नहीं है। बुद्धि लब्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों मैंने आज के ही सिद्धांतों में आपको बहुत सारी ऐसी बातें बताई थी, है ना। ये देखो सिद्धांत बताए, पूरे पूरे सिद्धांत बताए, कौन सा किसने दिया? देखो, एक कारक अल्फ्रेड बिने, द्विकारक स्पीयरमैन, त्रिकारक स्पीयरमैन, आयामी जेपी गिलफोर्ड, चापी स्टर्नबर्ग, प्रतिदर्श का थॉमसन, थार्नडाइक, ये सारी बातें मैंने आपको एक ही क्लास में बता डाली। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो भी यहाँ पर लाइव हैं, जो मेरे प्यारे विद्यार्थी मुझे क्लास में लाइव वॉच कर रहे हैं, वो मुझे एक बार कमेंट करके बताएंगे कि मेरी बातें उनको समझ में आ रही हैं या नहीं। चलिए, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसकी देन है? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन की देन है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसकी देन है? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन की देन। कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? ये सजीवों में भेद कर पाना, इसका संबंध संवेगों का प्रबंधन होता है, स्व प्रेरित होता है, दूसरों को पहचानना भी होता है। ये कौन सा नहीं है पूछा है। जब आपसे नहीं है पूछे तो आपका पूरा कंसंट्रेट हो कि कौन सा ऑप्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में सोच दे जाता है। अब आता है, किसी समुदाय में आसानी से संबंध बनाने और समायोजित होने की क्षमता क्या कहलाती है? किसी समुदाय में आसानी से संबंध बनाने, और मतलब किसी भी समुदाय में, किसी भी परिवार में, जैसे तुमने देखे होंगे कई ऐसे व्यक्ति होते हैं बड़े मिलनसार होते हैं, कहीं भी भेज दो ऐसा लगेगा नेक देर बाद की जो रिश्तेदार हैं इनके, सब इतने अच्छे से मिलजुल जाते हैं। मतलब तुम कहीं छोड़ दो उन्हें, ट्रेन में गए, पता चला कि जाते जाते उतरते तो रोने लगे एक दूसरे को देख के, तुम कहाँ जा रहे हैं? मिले ही नहीं थे जीवन में कभी, ट्रेन ही में मिले थे 2 ही घंटा में, बिल्कुल इतनी दोस्ती हो गई कि घुल मिल गए। ऐसे देखे, ऐसे भी देखे होंगे कि 10 दिन भी तुम्हारे पास रह लें तब तुमसे फर्क ही ना पड़े कि तुम हो कौन ससुर के नाती, तुम काल लगे हो हमारे, है जी। अब देखो, किसी समुदाय में आसानी से संबंध बनाना और समायोजित होने की जो क्षमता है, ये भी आपकी संवेगात्मक बुद्धि से ही जुड़ी है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसकी देन है? बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसकी देन है? बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसकी देन है? जैसे कि आपको पता है, द्विकारक इन्होंने दिया, बहुकारक इन्होंने दिया, त्रिआयामी इन्होंने दिया। 3 आयाम बताए, संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद।
इसलिए त्रिआयामी जेपी गिलफोर्ड का है, जो कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला बुद्धि का सिद्धांत है और इसे संज्ञानात्मक सिद्धांत की संज्ञा दी गई है। ये सिद्धांत बुद्धि में संज्ञानात्मक सिद्धांत की श्रेणी में आता है। बुद्धि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अब आपको गलत कथन यानी गलत स्टेटमेंट ढूंढना है। आपको एक रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है बच्चे, आपको एक रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है। कौन सा हो सकता है? बुद्धि वंशानुक्रम पर्यावरण की देन है, बुद्धि की लंबत वृद्धि जीवन पर्यंत होती रहती, बुद्धि लिंग भेद नहीं करती, बुद्धि पर किसी समूह या जाति का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होता। देखो, बुद्धि किसी जाति से नहीं संबंध रखती कि तुम किस जाति में पैदा हुए इसलिए बुद्धि ज्यादा होगी या कम होगी, नहीं। तुम किस वंश में पैदा हुए इससे भी बुद्धि डिसाइड नहीं होगी। ना तो बुद्धि पर किसी जाति का, ना किसी धर्म का, ना किसी वंश का, ना किसी समूह का, ना ही किसी समाज का आधिपत्य नहीं होता, बल्कि बुद्धि सब में होती है। तो ये भी सही है, आप स्त्री हो या पुरुष हो इसलिए तुम में बुद्धि कम ज्यादा है, ये भी संभव नहीं होता। बुद्धि जीवन पर्यंत नहीं, बुद्धि में जीवन पर्यंत मतलब जीवन पर्यंत बुद्धि में एक जैसी वृद्धि नहीं होती, गति अलग अलग होती, इसलिए गलत कौन सा है? दूसरा। संवेगात्मक बुद्धि में योग्यता सम्मिलित नहीं है। ये क्वेश्चन फिर से दूसरे अंदाज में घुमा फिरा के आपके सामने है। संवेगों को समझना, नियंत्रण करना, मूल्यों को निर्धारित करना, उत्तेजित करना काम बुद्धि का इसका नहीं होता, ये तो आपका अलग है। अगर आप इसमें बहुत ही शानदार तरीके से समझे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे इस सेशन को पहली बार देख रहे हैं, जो बच्चे इस सेशन में पहली बार आप हमसे जुड़े हैं, तो आप अरिहंत एजुटेक का पार्ट बनिए, पूरी तरह से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, देखिए। और मैं आपको बता दूं ये क्लास आपकी रेगुलर होगी, बल्कि यहां पर आपको अदर सब्जेक्ट की क्लास भी मिलेंगी। अरिहंत एक ब्रांड है जो आपकी कंटेंट के लिए जाना जाता है। आपके विशेष एजुकेशन में अगर मैं बात करूं तो हर पार्ट, चाहे वो यूपीएससी सेगमेंट हो, स्टेट पीसीएस हो या कोई वनडे एग्जाम हो, सबके लिए बेहतरीन कंटेंट वाली बुक्स इसकी निकलती हैं। तो अरिहंत कोई नया नाम नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि अरिहंत वालों ने ये जो प्लेटफॉर्म है उसको नया बनाया है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म नया नहीं है। इसे में जो व्यक्ति काम कर रहे हैं वो सालों के अनुभवी व्यक्ति हैं, हर मतलब कई साल इन्होंने अनुभव प्राप्त किए हैं। तो आपको यहाँ बेहतर से बेहतर कंटेंट बेहतरीन टीम के साथ आपको सीखने के अवसर मिलेंगे। तो सभी विद्यार्थी इस सेशन से जुड़े रहिए, इसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए, और हम इसके इसी टाइम आपको हर रोज मिला करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अरिहंत एजुटेक। जय हिंद दोस्तों।